नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार हाई अलर्ट पर है। कोरोना की स्थिति को लेकर बुधवार को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन भारत हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने सभी संबंधित लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। साथ ही भीड़भाड़ में मास्क लगाने की सिफारिश की गई है। केंद्र सरकार के मुताबिक अभी केवल 27% आबादी ने ही बूस्टर डोज ली है, जबकि यह खुराक लेना सभी के लिए बेहद अनिवार्य है। खास बात यह है कि पूरी दुनिया भर में जहां कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या में काफी तेजी से कमी आ रही है। 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक की स्थिति में देश में कुल 3,490 एक्टिव केस थे, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। वहीं भारत में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला ने कहा कि चीन में कोरोना के मामलों में इजाफा वाकई चिंताजनक है, लेकिन भारत को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में वैक्सीनेशन का कवरेज काफी अच्छा है। वैक्सीनेशन, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से ही कोरोना से बचा जा सकता है। इसके साथ ही चीन में लगातार पांव पसार रहे कोविड की महामारी का मामला आज राज्य विधानसभा के नागपुर शीत सत्र के दौरान भी गूंजा, जब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने इस विषय को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय योजनाओं को लेकर सरकार के समक्ष सवाल उपस्थित किया। इस समय राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार हालात पर नजर रखे हुए और बहुत जल्द एक समिति या टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के साथ समन्वय साधते हुए तमाम आवश्यक उपाय योजनाओं को भी शुरू किया जाएगा। आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल द्वारा बताया गया कि राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा आयोजित दूसरे अखिल भारतीय राजस्थानी युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन की तैयारी पूर्णता की ओर है। देश से इस आयोजन के लिए काफी सुंदर व सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। अब तक 4 प्रदेशों से हमारे पास लगभग 500 के लगभग प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी है। 15 तारीख को हमने प्रवेश बंद कर दिया, क्योंकि समिति ने तय किया था कि 500 से ऊपर युवक युवतियों का परिचय, उससे अधिक परिचय 2 दिन में संभव नहीं है। इसलिए 15 तारीख के बाद हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है। अब प्रत्यक्ष रूप से रजिस्ट्रेशन चालू है। इस आयोजन में 6 राज्यों के 500 से अधिक युवक युवती सहभागी होने जा रहे हैं। साथ ही विदेशों से भी 5 प्रविष्टियां मिली हैं। कोरोना काल के बाद होने जा रहे आयोजन को लेकर राजस्थानी समाज के सभी घटक अग्रवाल, माहेश्वरी, खंडेलवाल, ब्राह्मण, ओसवाल व जैन सभी में काफी उत्साह है। राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा आने वाले 24 और 25 दिसंबर को बटनेरा रोड स्थित महेश भवन में राजस्थानी विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसके लिए यह पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन के लिए अब तक देश के 6 प्रदेशों से 500 के लगभग प्रवेशिका प्राप्त हो चुकी है। अब आयोजन समिति ने निर्णय लिया है कि प्रवेशिकाएं बंद कर दी जाए। इसमें 6 राज्यों से उच्च शिक्षित भी युवक युवती इन्होंने अभी प्रत्याशियों ने प्रवेश लिया है। तलाकशुदा भी है, विधवा विधुर भी है, हैंडीकैप भी है, और सभी समाज के सभी वर्गों से हमें एंट्रियां प्राप्त हुई है। मैं राजस्थानी समाज के सभी भाइयों से विनती करूंगा आपके माध्यम से कि इस आयोजन का अधिकाधिक संख्या में लाभ लें। धन्यवाद। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय अटल दौड़ हाफ मैराथन स्पर्धा का आयोजन आगामी 25 दिसंबर को सुबह 6 बजे नेहरू मैदान से होगा। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित रहकर इस हाफ मैराथन स्पर्धा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस आशय की जानकारी तुषार भारती मित्र मंडल के चेतन गावंडे द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। टोटल संख्या घेतली ऑफलाईन आणि ऑनलाईन 11 से 55 स्पर्धकांनी नोंदवलेला आहे। 2 दिवसात सगळं कॅटेगरी। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के नए आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी आज सुबह नागपुर से अमरावती पहुंचे। उनका शहर पुलिस आयुक्तालय में पुलिस परेड ने सलामी देकर स्वागत किया। साथ ही दोनों पुलिस उपायुक्त विक्रम साड़ी व सागर पाटिल ने पुष्पगुच्छ देकर महकमे के नए मुखिया की अगवानी की। जिसके बाद पुलिस आयुक्त रेड्डी आयुक्तालय के पहले कक्ष पर स्थित अपने कक्ष में पहुंचे, जहाँ पर निवर्तमान आयुक्त आरती सिंह ने उनका स्वागत किया। पश्चात वे डॉक्टर रेड्डी को अपना चार्ज देकर प्रस्थान कर गए। अपना चार्ज स्वीकार करने के बाद महानगर के नए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने कहा कि नाबालिग अपराधियों की संख्या
संख्या हर ओर बढ़ रही है। ऐसे में यह काफी बड़ी समस्या के तौर पर उभर कर सामने आई है। अतः वे अमरावती में नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले गुनाहों की थाना निहाय समीक्षा करेंगे और विशेष ध्यान इस बारे में देंगे। तसेच महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात महिला व बालकांची सुरक्षा ही सुद्धा एक प्रायोरिटीचा विषय आहे, त्यावर काम करण्यात येईल। शहरात कुठल्याही प्रकारचे अवैध धंदे किंवा अवैध कुठलेही व्यापार आहेत जे पोलिसांशी निगडीत आहेत, त्या कुठल्याही व्यापारावर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल आणि त्याच्यावर अंकुश ठेवण्यात येईल। नागरिकांना सुद्धा आवाहन करण्यात येते की अशा कुठल्याही काही गोष्टी आढळल्यास तात्काळ पोलीस स्टेशनला वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना आपण माहिती द्यावी, त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल आणि कोणत्याही प्रकारच्या अफवावर लोकांनी बळी न पडता पोलिसांना सहकार्य करावे। शहरात शांतता ठेवण्यासाठी आणि जातीय सलोखा वृद्धिंगत करण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करण्यात येईल। राज्य में अतिवृष्टि के बावजूद किसानों को अब तक नुकसान भरपाई की रकम नहीं मिली है। इस मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री व तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर ने आज विधानसभा में बेहद आक्रामक भूमिका अपनाई, जिसके चलते राज्य सरकार ने बारिश के प्रमाण की गणना करने वाले ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में 10,000 ऑटोमेटिक वेदर मशीन स्थापित करने का आश्वासन विधानसभा में दिया है। विधान भवन के जारी शीत सत्र के दौरान बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार से मुलाकात करते हुए उन्हें बताया कि अमरावती व भातकुली तहसील में बारिश के मौसम दौरान अतिवृष्टि होने के साथ ही मानसून की वापसी दौरान मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसकी वजह से खेती किसानी का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। लेकिन अब तक दोनों तहसीलों के कई किसान सरकारी सहायता राशि से वंचित है, अतः मुआवजा देने की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए, जिस पर कृषि मंत्री द्वारा सकारात्मक रवैया दर्शाते हुए कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आगामी जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने विगत दिनों हुए ग्राम पंचायत चुनाव, विशेषकर सरपंच पद के चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और इस चुनाव में कांग्रेस ने सर्वाधिक सरपंच पदों पर जीत दर्ज करने का दावा किया है। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने भी कई ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों पर जीत हासिल की। इसके अलावा सभी विधायकों ने भी अपने अपने किलों को बचाने में सफलता प्राप्त की। साथ ही इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, ठाकरे गुट वाली शिवसेना, शिंदे गुट वाली शिवसेना, प्रहार जनशक्ति पार्टी व युवा स्वाभिमान पार्टी सहित स्थानीय स्तर पर बने पैनलों को भी जीत का गुलाल उड़ाने का पूरा मौका मिला। चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद कई राजनीतिक दलों द्वारा सरपंच अपना ही रहने को लेकर दावे किए जा रहे हैं। यदि सभी दलों द्वारा किए जाने वाले दावों को जोड़ दिया जाए तो जिले में सरपंचों की संख्या 400 के आसपास जा पहुंचती है, जबकि हकीकत यह है कि जिले में कुल 257 सरपंच पदों के लिए ही चुनाव हुए हैं। अमरावती तहसील के तिवसा निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली 8 में से 5 ग्राम पंचायतों पर कांग्रेस ने कब्जा किया, वहीं 2 स्थानों पर महाविकास आघाड़ी की सत्ता स्थापित हुई। पूर्व पालक मंत्री व क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर के नेतृत्व में मतदाताओं का विश्वास रहने की बात इन चुनावी नतीजों से स्पष्ट हुआ, ऐसा कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है। जिले की 14 तहसीलों की 257 ग्राम पंचायतों की चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहब की शिवसेना ने भी अमरावती जिले में अपना खाता खोल लिया है। पार्टी के जिला प्रमुख अरुण पडोले द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जिले की 29 ग्राम पंचायतों में बाला साहब की शिवसेना के सरपंच निर्वाचित हुए हैं। नागपुर से शिरडी समृद्धि महामार्ग का लोकार्पण किए जाने के बाद इस महामार्ग से बड़े पैमाने पर वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है और एसटी महामंडल ने भी इस समृद्धि महामार्ग पर नागपुर से शिरडी बस सेवा शुरू करने के बाद औरंगाबाद से नागपुर बस सेवा शुरू की है। रात के सफर और समय की बचत के कारण नागरिक इस बस सेवा का अधिक लाभ ले रहे हैं, लेकिन अमरावती से समृद्धि महामार्ग पर बस दौड़ाने का फिलहाल कोई नियोजन नहीं है, ऐसा पता चला है। वहीं विभाग के रापनी नियंत्रक कार्यालय द्वारा बताया गया कि मांग बढ़ने पर अमरावती डिपो से भी एक्सप्रेस हाईवे के जरिए बस सेवा शुरू की जाएगी। विगत सप्ताह ठंड का असर कुछ कम होता दिखाई दिया था, लेकिन विगत 2-3 दिनों से ठिठुरन में इजाफा हुआ है और इस समय न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मौसम विज्ञानी अनिल बंट के मुताबिक नवंबर माह से शुरू हुए ठंड के दौर पर दिसंबर के प्रारंभ में मैनदोस चक्रवात के प्रभाव की वजह से ब्रेक लग गया था, लेकिन अब इस चक्रवात का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया है। ऐसे में उत्तर भारत की ओर से आने वाली पश्चिमी हवाओं की वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान का स्तर कम हुआ है। गाड़गेनगर स्थित गाड़गे बाबा समाधि मंदिर में संत गाड़गे बाबा पुण्यतिथि महोत्सव में हिस्सा लेते हुए जरूरतमंदों को साड़ी व ब्लैंकेट का वितरण जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा किया गया। इस समय उन्होंने कहा कि संत गाड़गे बाबा ने स्वच्छता का महत्व पहचान कर खुद हाथ में खराटा लेकर स्वच्छता की शुरुआत की थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ से अजमेरा लेआउट तक रास्ते के निर्माण हेतु नागरिक कृति समिति द्वारा विद्यापीठ चौक पर तीव्र आंदोलन किया गया। नागरिकों के रोष को देखते हुए महानगर पालिका प्रशासन ने तत्काल निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी किए। जिला तहलीक समिति व महाराष्ट्र प्रांतिक तहलीक महासभा द्वारा आज संत जगनाड़े महाराज की पुण्यतिथि अवसर पर शहर में बाइक रैली निकाली गई। यह रैली अंबागेट के शिव मंदिर से निकलकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए कांग्रेस नगर स्थित संताजी महाराज सभागृह में समाप्त हुई।
संत जय गुरुदेव जी महाराज के परम शिष्य पंकज जी महाराज आध्यात्मिक संदेश देने के लिए मोर्शी में पहुंचे हैं, जहां पर जय गुरुदेव सत्संग सभागृह में दिव्य सत्संग का आयोजन किया गया। जिलाधीश पवनीत कौर ने आओ नदी को समझे अभियान की सफलता के लिए सभी सरकारी विभागों से समन्वय के साथ काम करने का आह्वान किया। साथ ही इस अभियान की सफलता के लिए जिला स्तरीय समिति भी गठित की है। ईज ऑफ लिविंग 2020 के अंतर्गत आज स्थानीय महानगरपालिका में थैलियों और टोपियों के वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समय बताया गया कि इस सर्वेक्षण में विभिन्न मानकों के आधार पर शहरी क्षेत्र में सर्वेक्षण किया जाएगा। ऐसे में सभी नागरिकों ने इस अभियान में शामिल होते हुए जीवनमान सुलभता निर्देशांक परीक्षण सर्वेक्षण में मनपा को ऊंचा स्थान दिलाने हेतु सहयोग करना चाहिए। अमरावती खदान व स्टोन क्रशर ओनर्स एसोसिएशन द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि विगत 1.5 वर्ष से कई राजनीतिज्ञों व उनके समर्थकों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप के चलते व्यवसाय करना कठिन हो गया है। ऐसे में जब तक राज्य सरकार की ओर से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिलता तब तक खदान व स्टोन क्रशर के व्यवसाय को बंद रखा जाएगा। पिछड़ा वर्गीय कृषि कर्मचारी व अधिकारी महासंघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तपोवन रोड स्थित विभागीय कृषि सह संचालक कार्यालय के सामने बुधवार से श्रृंखला अनशन शुरू किया। बीते शनिवार की रात चांदू रेलवे मार्ग पर वन परिक्षेत्र में वाहन की टक्कर से एक मादा तेंदुआ गंभीर रूप से घायल होकर बेहोशी की हालत में पड़ा मिला था, जिसे वडाली वन विभाग में ले जाकर इलाज किया गया और 48 घंटे के बाद उस तेंदुए ने खुली सांस ली। जब शहर से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पार करते हुए एक निर्धारित स्थान पर इस 2 वर्षीय तेंदुए को पिंजरे से आजाद किया गया। वर्धा यवतमाल नांदेड़ रेल मार्ग के लिए संपादित की गई भूमि का मुआवजा कम देना यवतमाल के जिलाधीश कार्यालय को काफी महंगा पड़ा, क्योंकि अदालत के आदेश पर जिलाधीश की कुर्सी समेत 87 लाख रुपए कीमत की अन्य सामग्री मंगलवार को जब्त की गई। इस सामग्री में 5 कार, 20 लैपटॉप और 20 कंप्यूटर सहित अन्य सामग्रियों का समावेश है। यवतमाल जिले के उमरखेड़ शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी ने उधारी चुकाने के लिए अपने मामा के घर में चोरी की, जिसके तहत 49 तोले सोना, 2 किलो चांदी व 1 लाख रुपए नगद सहित 9,37,000 रुपए का माल चुरा लिया गया। पुलिस ने अक्षय ढोले नामक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ 90% चोरी का माल बरामद कर लिया है। बुल्ढाना जिले के येलगांव में ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच पद के प्रत्याशी दादा लौकर केवल 9 वोटों से निर्वाचित हुए। ऐसे में चुनावी नतीजा घोषित होने के बाद पराजित उम्मीदवार के रिश्तेदारों ने विजेता उम्मीदवार के रिश्तेदारों के साथ मारपीट की। सरकारी काम में रुकावट डालने के मामले में नामजद शेख समीर शेख बब्बू नामक आरोपी को स्थानीय तृतीय जिला न्यायाधीश की अदालत ने दोषी करार देते हुए 2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 के दौरान घटित हुई थी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।